नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। आज हम सबसे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार का विश्लेषण करेंगे। आपने डबल इंजन की सरकार के बारे में तो काफी सुना होगा, लेकिन यह देश की पहली सरकार है जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 इंजन है। एक इंजन केंद्र सरकार का, एक राज्य सरकार का और तीसरा इंजन है विपक्ष का। महाराष्ट्र में एनसीपी अब शिवसेना के रास्ते पर चल पड़ी है और आज शरद पवार की स्थिति भी वही है जो कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे की हो गई थी। महाराष्ट्र में 2 सबसे बड़े क्षेत्रीय दलों के इस तरह टूटकर बिखर जाने का मतलब क्या है, आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि महाराष्ट्र की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या असर पड़ने वाला है। अब चर्चा इस बात की है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बाद अगला नंबर किस पार्टी का है और किस नेता का है, और इस बात की चर्चा अभी से ही शुरू हो गई है कि महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर बिहार में नीतीश कुमार का हो सकता है। इसलिए अगर आपकी राजनीति में जरा भी दिलचस्पी है, अगर आप जानना चाहते हैं कि अगले 1 साल में देश की राजनीति किस हद तक बदलेगी, उसमें क्या क्या बदलाव आ सकते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले देश की राजनीति में क्या क्या हो सकता है, तो आज का ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण आपके लिए है। और अगर आज आपने हमारा ये विश्लेषण देख लिया तो न सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति बल्कि आने वाले 10 महीनों में और क्या होगा वो भी आपकी समझ में आ जाएगा। इसके बाद केदारनाथ धाम पर हमारी सीरीज जारी रहेगी और आज हम केदारनाथ में वीडियोस और रील्स बनाने वाले लाखों युवाओं से ये सवाल पूछेंगे कि अगर केदारनाथ धाम में मोबाइल फोन ले जाने पर रोक लग जाए तो क्या तब भी वो इतनी ही श्रद्धा के साथ केदारनाथ जाएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे कि फ्लाइट्स के दौरान मोबाइल फोन में इस्तेमाल होने वाला एरोप्लेन मोड अब अपने आखिरी दौर में है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने तय किया है कि अब यात्री फ्लाइट्स में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हवाई जहाज में मोबाइल फोन्स को बंद ही रहने दिया जाए। लेकिन पहले चलते हैं सना के पास जो आपको दिन भर की बड़ी खबरें बताएंगी। थैंक यू सुधीर। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के आरोप में सीबीआई ने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ आरोप पत्र दायर कर दिया है। इस मुकदमे में 12 जुलाई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले अदालत ने 15 मार्च को ही लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती और अन्य आरोपियों को नियमित जमानत दी थी। 2007-8 के मामले में सीबीआई ने इससे पहले अक्टूबर में दायर आरोप पत्र में लालू यादव और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत आरोप लगाए थे। आरोप है कि रेल मंत्री रहते हुए लालू यादव ने दर्जन भर लोगों से जमीन लेकर उन्हें गैरकानूनी तरीके से रेलवे में नौकरी दी थी। समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर आज कानून मंत्रालय की स्थायी संसदीय समिति की बैठक हुई। बीजेपी सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कानूनी मामलों के विभाग, विधायी विभाग और भारत के विधि आयोग के प्रतिनिधि शामिल हुए। कांग्रेस और डीएमके समेत ज्यादातर विपक्षी दलों ने लोकसभा चुनाव से पहले यूसीसी लाने के फैसले को लेकर सवाल उठाया, जबकि शिवसेना और बीएसपी के सांसदों ने यूसीसी पर सहमति दिखाई है। इस विषय पर अब विधि आयोग कानून मंत्रालय को 4-5 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा, जिसके आधार पर कानून मंत्रालय विधेयक तैयार कर सकता है। इससे पहले 22वें विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर 14 जून से 13 जुलाई तक लोगों से सुझाव मांगे थे, जिसमें अब तक 19 लाख से ज्यादा सुझाव मिल चुके हैं। 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने के लिए विपक्षी दलों की अगली बैठक 17-18 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि पटना में 23 जून को हुई सफल बैठक के बाद अगली बैठक भी कामयाब होने वाली है। इससे पहले विपक्षी दलों की बैठक 13-14 जुलाई को होने वाली थी। महाराष्ट्र में एनसीपी के अंदर टूट की घटना के बाद विपक्षी दलों की बैठक टलने की आशंका जताई जा रही थी। दिल्ली के प्रगति मैदान कन्वेंशन सेंटर में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और जी किशन रेड्डी समेत कई मंत्री मौजूद रहे। महाराष्ट्र की राजनीति में बदलाव और 20 जुलाई से शुरू हो रहे मॉनसून सत्र से पहले हुई ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इससे पहले पीएम मोदी ने 28 जून को अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक की थी।
दिल्ली से राजस्थान और हरियाणा के आवागमन को सुगम बनाने वाले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मामले में आम आदमी पार्टी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। केजरीवाल सरकार ने आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए पैसे की कमी का हवाला देकर फंड देने से इनकार कर दिया था। अदालत ने केजरीवाल सरकार को कहा कि अदालत में हलफनामा देकर पिछले साल विज्ञापन पर हुए खर्च का ब्यौरा जमा किया जाए। दिल्ली के चर्चित शराब घोटाले के आरोपी मनीष सिसोदिया को हवाला कांड में भी दिल्ली हाई कोर्ट से जमानत नहीं मिली। हाई कोर्ट ने सिसोदिया पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर माना और आशंका जताई कि जमानत मिलने पर आरोपी सबूतों और गवाहों को प्रभावित कर सकता है। हाई कोर्ट ने इसी केस में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार निदेशक विजय नायर, हैदराबाद के व्यवसायी अभिषेक बोइनपल्ली, शराब कंपनी के प्रबंधक बिनॉय बाबू की जमानत याचिकाओं को भी खारिज कर दिया। इससे पहले सीबीआई के मामले में भी सिसोदिया की जमानत अर्जी 30 मई को खारिज हो चुकी थी। सिसोदिया को प्रवर्तन निदेशालय ने 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। भारतीय निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए विशेष पोर्टल लॉन्च किया है। इसके जरिए राजनीतिक दल अब अपना सालाना वित्तीय हिसाब किताब निर्वाचन आयोग तक ऑनलाइन भेज सकेंगे। इस पोर्टल के जरिए राजनीतिक दल सहयोग राशि से हुई आमदनी, सालाना ऑडिट की रिपोर्ट और खर्चे का ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल के जरिए चुनाव आयोग को साझा कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अलकायदा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठनों से जुड़े सद्दाम शेख और रिजवान नाम के 2 संदिग्धों को पकड़ा है। आरोप है कि प्राइवेट कंपनी में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा सद्दाम शेख सोशल मीडिया के जरिए जिहाद में शामिल होने और आतंकवादी ट्रेनिंग लेने के लिए भड़काऊ पोस्ट करता था। जम्मू कश्मीर का रहने वाला दूसरा संदिग्ध रिजवान आतंकवादी जाकिर मूसा के संगठन अंसार गजवात उल हिंद की शपथ लेकर उसकी तंजीम में शामिल हो चुका था। आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले महाराष्ट्र में बीजेपी की ट्रिपल इंजन वाली सरकार का विश्लेषण करेंगे। आपने डबल इंजन की सरकार के बारे में तो बहुत सुना होगा, लेकिन यह देश की पहली सरकार है जिसमें 3 इंजन है। एक इंजन केंद्र सरकार का, दूसरा राज्य सरकार का और तीसरा इंजन इसमें लगा है विपक्ष का। महाराष्ट्र में एनसीपी अब शिवसेना के रास्ते पर चल पड़ी है और आज शरद पवार की स्थिति भी वही हो गई है जो कुछ समय पहले उद्धव ठाकरे की थी, यानी अपनी ही पार्टी अपनी नहीं रही। महाराष्ट्र में 2 सबसे बड़े क्षेत्रीय दलों के इस तरह टूटकर बिखर जाने का राजनीतिक मतलब क्या है और इस घटनाक्रम का महाराष्ट्र की राजनीति पर और देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, आज हम इसका एक संपूर्ण राजनीतिक विश्लेषण ब्लैक एंड व्हाइट में आपके लिए करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या उद्धव ठाकरे और शरद पवार के बाद अगला नंबर बिहार में नीतीश कुमार का हो सकता है। महाराष्ट्र में आज रिक्टर स्केल पर 2.5 तीव्रता वाला एक भूकंप आया, लेकिन यह भूकंप महाराष्ट्र की राजनीति में आए भूकंप से बल्कि राजनीतिक भूकंप से ज्यादा प्रभावी नहीं था। महाराष्ट्र में रविवार को जो राजनीतिक भूकंप आया उसमें शरद पवार की एनसीपी को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और अब शरद पवार के सामने अपनी ही बनाई हुई पार्टी को बचाने की चुनौती खड़ी हो गई है। यानी शरद पवार ने इतने वर्षों की मेहनत के बाद जो इमारतें बनाई वो इमारतें एक एक करके इस राजनीतिक भूकंप में गिरती चली गई। अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी के जिन नेताओं और विधायकों ने शरद पवार के खिलाफ बगावत की वो गुट खुद को अब असली एनसीपी बता रहा है, जबकि शरद पवार का कहना है कि कुछ विधायकों को छोड़कर एनसीपी के तमाम विधायक, सांसद और पार्टी संगठन के लोग अब भी उन्हीं के साथ हैं। आज एनसीपी पर अधिकार को लेकर काफी राजनीतिक संघर्ष हुआ, यानी अब संघर्ष इस बात का है कि एनसीपी पार्टी जो है वो किसके पास रहेगी। इसमें एक तरफ चाचा शरद पवार हैं और दूसरी तरफ हैं भतीजे अजीत पवार, यानी अब ये चाचा और भतीजे की लड़ाई खुलकर सामने आ गई है। सबसे पहले शरद पवार ने आज अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 4 बड़ी घोषणाओं से सबको चौंका दिया। देखिए, शरद पवार खिलाड़ी तो बहुत पुराने हैं, एक जमाने में वो राजनीति के किंग हुआ करते थे, उनके जैसा तजुर्बा, उनके जैसा अनुभव किसी के पास नहीं है। इसलिए आज एक अनुभवी नेता इतने क्राइसिस में भी कैसे बात करता है उनसे सीखना चाहिए। आज जो उन्होंने बड़ी बातें कही हैं उनमें पहली बात उन्होंने कही, उन्होंने अपने भतीजे अजीत पवार के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और सांसद सुनील तटकरे को
एनसीपी से निष्कासित कर दिया और इसलिए आज दिन भर इस बात की चर्चा होती रही कि आखिर शरद पवार ने अजीत पवार को यानी अपने भतीजे को पार्टी से क्यों नहीं निकाला और क्या इसके पीछे भी उनकी कोई रणनीति हो सकती है। यानी परिवार में जो अपना था उसे तो नहीं निकाला, लेकिन जो पराये थे, जो अपने बनते थे लेकिन जिनके साथ खून का रिश्ता नहीं है, उन्हें तुरंत पार्टी से बाहर निकाल दिया। दूसरा, शरद पवार ने यह भी कहा कि अजीत पवार बाहरी नहीं है और उनकी बेटी सुप्रिया सुले ने अजीत पवार से उनके फैसले को लेकर बातचीत भी की थी। तीसरा, शरद पवार ने 5 जुलाई को पार्टी विधायकों, सांसदों और पदाधिकारियों की एक बैठक बुलाई है जिसमें ये सभी नेता बाकायदा एफिडेविट पर शरद पवार को ये लिख कर देंगे कि वो उनके साथ हैं। तो देखिए, राजनीति में नई परंपरा शुरू हो रही है, जब नेताओं से हलफनामा लिया जाएगा, लिखकर लिया जाएगा कि वो शरद पवार के साथ हैं और उनसे एफिडेविट लिया जाएगा ताकि वो झूठ ना बोल सके। और चौथा, शरद पवार ने कहा कि वो एक वक्त का खाना छोड़ देंगे, यानी एक वक्त का खाना ही खाएंगे, लेकिन अपनी पार्टी को इस तरह से समाप्त नहीं होने देंगे। वो कह रहे हैं कि मैं दिन में एक वक्त का खाना खाऊंगा लेकिन अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा करूंगा। शरद पवार के इन फैसलों के बाद आज प्रफुल्ल पटेल और अजीत पवार समेत दूसरे बागी नेताओं ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने 3 बड़ी घोषणाएं की। तो शरद पवार की 4 बड़ी बातें तो आपने सुन ली, अब बागी नेताओं की 3 बड़ी बातें सुनिए। पहली बात, एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर प्रफुल्ल पटेल ने शरद पवार का समर्थन करने वाले महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष जयंत पाटिल को उनके ही पद से हटा दिया और उनकी जगह एनसीपी के सांसद सुनील तटकरे को महाराष्ट्र में पार्टी का नया अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। यानी प्रफुल्ल पटेल ये कह रहे हैं कि पार्टी शरद पवार की नहीं है, पार्टी अब उनकी है और वही कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो जैसे चाहे वैसे बदलाव कर सकते हैं। सुनील तटकरे वही नेता हैं जिनकी बेटी अदिति तटकरे ने रविवार को अजीत पवार का समर्थन करते हुए महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में मंत्री पद की शपथ ली थी। अदिति के पिता हैं। दूसरी बात, अजीत पवार ने भी सबको चौंकाते हुए कहा कि एनसीपी के अध्यक्ष अब भी शरद पवार ही हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ना तो शरद पवार सीधे अजीत पवार के लिए कुछ कहना चाहते हैं और ना ही अजीत पवार शरद पवार के सम्मान के खिलाफ सीधे सीधे कुछ कहना चाहते हैं। और एक तरह से ये एक पारिवारिक मामला बन गया है, चाचा और भतीजा एक दूसरे के खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहते और इसलिए ऐसी पार्टियों को इसीलिए हम एक परिवार की पार्टी कहते हैं। सारे के सारे बड़े लोग एक ही परिवार के होते हैं और इस परिवार में भी अगर आप देखेंगे एनसीपी का मतलब क्या है, शरद पवार जिन्होंने इस पार्टी का गठन किया, शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार। अब जब इस तरह का पारिवारिक ताना बाना होता है तो इसमें मुश्किल ऐसे नेताओं के लिए होती है जो उस पार्टी को चलाने वाले परिवार से नहीं होते बल्कि वो बाहरी नेता होते हैं। जैसे इस मामले में प्रफुल्ल पटेल शरद पवार के निशाने पर है और आज एनसीपी के दफ्तर में कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली। एनसीपी के दफ्तर से ही आज प्रफुल्ल पटेल की तस्वीरों को हटा दिया गया, जबकि अजीत पवार की तस्वीर से आज भी कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। तो इन बातों को ऐसा लगता है जैसे चाचा और भतीजे के बीच कोई एक पैक्ट हुआ है जिसमें उन्होंने कम से कम इतना तो तय कर लिया है कि वो एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे नहीं। वैसे तो प्रफुल्ल पटेल भी शरद पवार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन क्योंकि प्रफुल्ल पटेल परिवार के आदमी नहीं है, उनसे खून का रिश्ता नहीं है, इसलिए प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ तो एक्शन हुआ लेकिन अजीत पवार के खिलाफ नहीं। हालांकि आज अजीत पवार ने शरद पवार के सामने सुलह करने का प्रस्ताव जरूर रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर शरद पवार उनके बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने के फैसले को स्वीकार कर लेते हैं तो इससे पार्टी में जो विभाजन की स्थिति बनी है वो स्थिति समाप्त हो जाएगी। लेकिन अगर शरद पवार ऐसा नहीं करते तो इससे चुनाव आयोग के पास ये मामला चला जाएगा और फिर चुनाव आयोग तय करेगा कि एनसीपी जो पार्टी है ये किसके पास रहेगी, ये अजीत पवार के साथ रहेगी, भतीजे के पास जाएगी या फिर शरद पवार यानी चाचा के पास रहेगी। एक उपाशी राहील पण तो महाराष्ट्राची सामूहिक शक्ती ही मजबूत केल्याशिवाय राहणार नाही आणि ही शक्ती मजबूत करून जी उलटा फालत करणारी शक्ती आहे वर्ग त्यांना त्यांची
योग्यता दाखवला राहणार नाही. याला फार अवकाश नाही. वर्ष 6 महिन्यामध्ये पुन्हा एकदा लोकांच्या समोर जायची संधी येईल आणि त्यावेळेला ही राज्याची लोकशाहीच्या मार्गाने शांततेवर विश्वास असणाऱ्या या शक्तींना धक्का देणाऱ्या ज्या प्रवृत्ती आहेत त्या पूर्ण फळानं बाजूला करू आणि पुन्हा एकदा महाराष्ट्र प्रगतीच्या आणि सामान्य माणसाच्या हितासाठी कष्ट करणाऱ्यांचे राज्य ही अवस्था आपण निर्माण करू. सामने वाले विरोधक वो खुद का खाली अपना अपना स्टेट का देखते हैं. एक कोई मुझे लीडर अपोजिशन में दिखाओ कि वो देश का सोचकर देश में काम कर रहा है, ऐसा कहीं दिखाई नहीं देता. और इतना बड़ा पॉपुलेशन होते हुए हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं. शरद पवार, जिन्हें अभी आपने सुना, शरद पवार की इस समय उम्र है 82 साल. 82 वर्ष एक ऐसी उम्र होती है जहां कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट के बारे में सोचता है अब मैं बैक सीट ले लूंगा और मेरे परिवार के जो लोग हैं वो अब मेरा अगर बिजनेस है तो वो आगे बढ़ाएंगे और अगर पार्टी है तो पार्टी में जो दूसरे नेता हैं अब वो राजनीति करेंगे. अब मैं आराम करूंगा या सिर्फ मार्गदर्शन करूंगा. आपको याद होगा कुछ समय पहले शरद पवार ने यह ऐलान भी किया था जब अचानक से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि अब मैं रिटायर हो रहा हूं और मैं एक्टिव राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन पीछे से अपनी पार्टी के जो नेता हैं और अपना परिवार है उसका मार्गदर्शन करता रहूंगा. आपको याद होगा ये सब. और उसके बाद फिर उन्होंने प्रफुल्ल पटेल को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था और पार्टी में जो संगठन है उसमें काफी फेरबदल किए थे. आज शरद पवार ये जरूर सोचते होंगे कि काश वो उसी दिन रिटायर हो गए होते. आज वो जरूर सोच रहे होंगे कि जीवन ने उन्हें एक मौका दिया था जिस दिन वो सम्मानजनक तरीके से एक्टिव राजनीति से रिटायर हो सकते थे और अपनी इस पार्टी को अपनी बेटी और अपने भतीजे को सौंप सकते थे और फिर उनके ऊपर छोड़ देते कि वो क्या करने वाले हैं. अगर उस दिन उन्होंने ऐसा कर दिया होता तो आज अजीत पवार ने इस तरह बगावत ना की होती, आज प्रफुल्ल पटेल ने भी इस तरह बगावत ना की होती. वही प्रफुल्ल पटेल जिन्हें शरद पवार का विश्वास पात्र माना जाता था और उन्होंने ही प्रफुल्ल पटेल को पार्टी संगठन में इतना ऊंचा पद दिया, लेकिन वही प्रफुल्ल पटेल अब उन्हें छोड़कर चले गए. तो ये रिटायरमेंट का समय होता है 82 वर्ष की जो उम्र है और 82 साल की उम्र में शरद पवार अब ये कह रहे हैं कि मैं दिन में एक समय खाना खा लूंगा लेकिन अपनी पार्टी को दोबारा से खड़ा करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा. तो वो 82 साल की उम्र में भी अब भी अपनी पार्टी में वही ताकत झोंकने के लिए तैयार है. अजीत पवार समेत एनसीपी के जिन 9 बागी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है उनमें से 7 विधायक महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना की पिछली सरकार में भी मंत्री रहे थे और अब ये शरद पवार के खिलाफ बगावत करके फिर से मौजूदा सरकार में मंत्री बन गए हैं. शरद पवार ने इन सभी 9 बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर को एक याचिका दे दी है और उनका कहना है कि ये सभी विधायक दल बदल कानून के तहत कार्रवाई के दायरे में आते हैं, इसलिए इनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द हो जानी चाहिए. अब यह फैसला महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आज ही उन्होंने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और एनसीपी का कहना है कि अगर स्पीकर न्याय संगत फैसले नहीं लेंगे तो यह मामला अब अदालत में जाएगा. और जैसा हमने आपको पहले कहा, ये आपको ऐसा लगेगा जो कुछ आप देख रहे हैं जैसे आप शिवसेना की जो फिल्म आपने देखी थी उसी का एक सीक्वल आप देख रहे हैं. जैसा शिवसेना के साथ हुआ, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ, अब वही एनसीपी में हो रहा है और वही शरद पवार के साथ हो रहा है. ये जो शिवसेना के साथ जब ये मामला हुआ था ये भी चुनाव आयोग गया, फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया और ऐसा लगता है कि ये मामला भी चुनाव आयोग में भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा. सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अजीत पवार ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है और यह रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा बार उप मुख्यमंत्री बनने का. 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद यह तीसरी बार है जब अजीत पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बने हैं
और अब तक के राजनीतिक सफर में वो कुल 5 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन चुके हैं। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि अजीत पवार इनमें एक बार भी पूरे 5 साल तक उप मुख्यमंत्री नहीं बने रह पाए और इस बार भी उनके सामने कई चुनौतियां हैं। तो सोचिए, अजीत पवार बहुत ही महत्वाकांक्षी नेता हैं और उनके मन में इच्छा तो शुरू से मुख्यमंत्री बनने की थी। मुख्यमंत्री तो वो अभी एक बार भी नहीं बन पाए, बार बार उप मुख्यमंत्री बनकर ही रह जाते हैं और उप मुख्यमंत्री भी कुछ समय के लिए। इसी को किस्मत कहते हैं। अजीत पवार ने कल जब शरद पवार के खिलाफ जाकर बीजेपी के साथ सरकार में शामिल होने का फैसला किया, तब एनसीपी के कई बड़े पदाधिकारी और 4 में से 2 सांसद भी उनके साथ थे। इनमें एक सांसद थे सुनील तटकरे, जिनकी बेटी अदिति तटकरे को मंत्री बनाया गया है, और दूसरे सांसद थे डॉक्टर अमोल कोल्हे, जो रविवार को बागी विधायकों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए थे और वहां दिखाई दे रहे थे। लेकिन 24 घंटे के बाद ही एनसीपी के ये सांसद अमोल कोल्हे अजीत पवार का साथ छोड़कर वापस शरद पवार के खेमे में चले गए हैं और उन्होंने आज एक ट्वीट किया और अपने ट्वीट में लिखा, जब दिल और दिमाग में जंग हो तो दिल की सुनो। शायद दिमाग कभी कभी नैतिकता भूल जाता है पर दिल कभी नहीं। ये उनका ट्वीट है। और अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं महाराष्ट्र की तस्वीर। देखिए, यहां से आपको समझ में आ जाएगा कि महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक स्थिति क्या है। महाराष्ट्र में विधानसभा की कुल मिलाकर 288 सीटें हैं, जिनमें से अब बीजेपी के पास कुल 205 विधायकों का समर्थन हो गया है। तो सोचिए, 288 में से 205 बीजेपी के साथ। इनमें 105 विधायक तो खुद बीजेपी के अपने विधायक हैं, जो बीजेपी की टिकट पर जीत कर आए हैं। 40 विधायक इंपोर्टेड हैं, यानी 40 विधायक एकनाथ शिंदे की शिवसेना पार्टी के हैं, जो इंपोर्ट किए गए हैं। 40 विधायक एनसीपी से अजीत पवार के गुट के हैं, ये भी इंपोर्ट किए गए हैं। और 20 विधायक अन्य हैं, अन्य दलों के या इंडिपेंडेंट। और इस तरह अभी महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार के पास 205 विधायकों का समर्थन है, जबकि बहुमत के लिए, सरकार बनाने के लिए 145 विधायकों का समर्थन चाहिए। तो यहां देखिए, कई बार तो स्थिति ऐसी होती है कि एक एक विधायक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन यहां बीजेपी की जो समस्या है वो ये है कि उनके पास जरूरत से ज्यादा विधायक हो गए हैं। चाहिए थे 145 और उनके पास विधायक अब हो गए हैं, आप समझिए 205। तो यह स्थिति है इस समय बीजेपी की। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो सरकार है 205 विधायक वाली, ये डबल इंजन नहीं है, ट्रिपल इंजन की सरकार है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विपक्षी दल भी इसमें शामिल हो गए हैं। दूसरी तरफ विपक्षी दल जो अब बच गए हैं, बचे कुचे जो विपक्षी दल हैं, उनके पास अब सिर्फ 83 विधायक रह गए हैं विधानसभा में, जिनमें सबसे ज्यादा 44 विधायक कांग्रेस के पास हैं। तो देखिए, अभी सारी पार्टियों में सिर्फ कांग्रेस ही बची है जो अभी तक इंटैक्ट है, जो टूटी नहीं है। और कांग्रेस अब बीजेपी के बाद अकेली राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय दल है जो महाराष्ट्र में है। बाकी के क्षेत्रीय दल टूट चुके हैं। तो 44 विधायक कांग्रेस के हैं। इस नाते विपक्ष में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। एनसीपी से शरद पवार के गुट के पास अभी 14 विधायक बचे हैं। उद्धव ठाकरे के गुट के पास, यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, उसके पास 16 विधायक हैं और अन्य विधायकों की संख्या इस समय 9 है। तो विपक्ष के पास महाराष्ट्र विधानसभा में अभी 83 विधायक हैं। और अब ये आप समझ सकते हैं कि विपक्ष की लगभग जो ताकत है वो क्षीण हो चुकी है। विपक्ष नाम की अब कोई चीज महाराष्ट्र में बची नहीं है। इतनी जबरदस्त तोड़फोड़ बीजेपी ने महाराष्ट्र में कर दी है। महाराष्ट्र में जो दो सबसे बड़े क्षेत्रीय दल थे, शिवसेना को पहले ही तोड़ दिया और अब एनसीपी को भी बीजेपी ने तोड़ दिया है। अब देखिए क्या होगा आने वाले समय में, या जब लोकसभा का चुनाव होगा, 2 राष्ट्रीय पार्टी रह जाएंगी, एक बीजेपी और दूसरी कांग्रेस। वर्ष 2019 में जब महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब विपक्षी दलों में सबसे कम सीटें कांग्रेस पार्टी की थी। तो ये भी राजनीति में कहते हैं, कुछ भी परमानेंट नहीं है, कुछ भी स्थायी नहीं है। राजनीति कैसे पल पल बदलती है, उसका आप एक तस्वीर आज देख रहे हैं।
और कैसे राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई परमानेंट दुश्मन है, यह भी आज आप देख रहे हैं। तो जब चुनाव हुए थे तो कांग्रेस पार्टी सबसे छोटी पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी के पास 44, जहां आप देख रहे हैं ये 44 विधायक थे उस समय, और कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी यहां पर अगर आप देखें। लेकिन आज विपक्ष में सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के पास ही हैं, तीसरे नंबर से नंबर 1 पर आ गई है, क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस में अब तक बगावत नहीं हुई है। यह अकेली ऐसी पार्टी है जिसमें अभी तक कोई तोड़फोड़ नहीं हुई। लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता चाहें तो वो भी ऐसा कर सकते हैं, वो भी बगावत कर सकते हैं। और क्योंकि महाराष्ट्र की मौजूदा सरकार में जो कैबिनेट है उसमें अब भी 14 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं, तो हो सकता है कि अब अगली सेंध कांग्रेस में लग जाए और जो 14 मंत्री पद खाली पड़े हुए हैं इसमें से कुछ हिस्सा कांग्रेस को मिल जाए। महाराष्ट्र कैबिनेट में कुल 43 मंत्रियों के लिए जगह है, जिनमें एनसीपी के 9 नए मंत्री बनने के बाद भी अब भी मौजूदा कैबिनेट में 29 मंत्री ही हैं। इसलिए मंत्री पद के खाली इन 14 पदों के लिए भी बगावत कभी भी कहीं भी हो सकती है। और अब से कुछ देर पहले यही सवाल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से भी पूछा गया, लेकिन उन्होंने कहा कि अब उनकी सरकार में जो जगह है वो पूरी तरह भर चुकी है, जगह फुल हो चुकी है। ये भी चर्चा है कि आने वाले कुछ और दिनों में कांग्रेस के लोग भी जुड़ सकते हैं आपके और केंद्र के काम को देखते हुए। अरे अभी आप फुल हो गए ना इधर। अब देखिए, आपको यहां थोड़ा सा आज कानून के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। भारत का एंटी डिफेक्शन लॉ क्या कहता है? यह कानून कहता है कि अगर किसी पार्टी में बगावत करने वाले विधायकों की संख्या 2/3 से कम है तो उन विधायकों की सदस्यता रद्द हो सकती है जिन विधायकों ने बगावत की है। तो जो बगावत करने वाले विधायक हैं उनकी संख्या कम से कम 2/3 होनी चाहिए। अब 2/3 का हिसाब देखिए, एनसीपी के कुल 54 विधायक हैं, 54, और इस हिसाब से 2/3 विधायकों की संख्या होती है 36, यानी 36। और अगर अजीत पवार के साथ एनसीपी के 36 या उससे ज्यादा विधायक हैं तो वो ना सिर्फ अपनी सदस्यता बचा लेंगे बल्कि वो शरद पवार की एनसीपी पर भी अपना अधिकार जमा सकते हैं। और हो सकता है कि जिस तरह उद्धव ठाकरे को अपनी पार्टी गंवानी पड़ी, ठीक उसी तरह शरद पवार भी मौजूदा एनसीपी पर अपने अधिकार की लड़ाई में अपने ही भतीजे अजीत पवार से हार जाएं। लेकिन यह होगा तब जब अजीत पवार के पास 36 या उससे ज्यादा एमएलए अगर होंगे तो कम से कम 36 एमएलए अजीत पवार को चाहिए, तब वो एनसीपी पर पूरा की पूरा कब्जा अपना जमा सकते हैं, एनसीपी उनकी हो जाएगी। और अगर 36 से कम उनके पास हुए तो उनकी अपनी सदस्यता भी रद्द हो सकती है। हालांकि शरद पवार ने अजीत पवार के इस दावे को गलत बताया है, क्योंकि अजीत पवार यह कह रहे हैं कि उनके पास 40 विधायकों का समर्थन है, और वो पहले दिन से यह बात कह रहे हैं कि मेरे पास 40 विधायकों का समर्थन है, और 40 विधायक उनके पास हैं या नहीं ये अभी तक किसी को नहीं पता। शरद पवार कहते हैं कि उनके पास नहीं है 40 विधायक। कल जब अजीत पवार एनसीपी के विधायकों के साथ महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान उनके साथ एनसीपी के सिर्फ 16 से 17 विधायक थे। जब उन्होंने शपथ ली है, वो कहते तो हैं कि उनके पास 40 विधायक हैं, लेकिन ये 40 विधायक इस दौरान जब शपथ ले रहे थे तब आए नहीं, दिखाई नहीं दे रहे थे। उनके साथ बताया जा रहा है 16-17 विधायक थे। इसलिए बाकी विधायकों ने भी उन्हें अपना समर्थन दे दिया है या नहीं दिया है, यह स्थिति अभी साफ नहीं है। वो कहते तो हैं मेरे पास 40 विधायक हैं, लेकिन 40 विधायक अभी तक दिखे नहीं है। लेकिन यह बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में अब बीजेपी बहुत ही मजबूत स्थिति में है, और अब बीजेपी को ना तो एकनाथ शिंदे की जरूरत है, ना बीजेपी में को और किसी की जरूरत है। बीजेपी में जो सबसे ज्यादा ग्राफ ऊपर गया है वो गया है देवेंद्र फडणवीस का, और देवेंद्र फडणवीस ने एक बार फिर से, पहले उन्होंने शिवसेना को तोड़ा, इस बार एनसीपी को तोड़ा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इसलिए सबसे ज्यादा अगर किसी का ग्राफ ऊपर जा रहा है, सबसे ज्यादा ताकतवर नेता कोई
महाराष्ट्र की राजनीति में उभर कर आ रहा है तो उस नेता का नाम है देवेंद्र फडणवीस। वर्ष 2019 में जब महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए थे, उस समय स्थिति बिल्कुल अलग थी। उस समय बीजेपी के पास 105 विधायक थे, जबकि इसकी तुलना में विपक्ष के पास 169 विधायकों का समर्थन था। तो यह भी आप देख लीजिए, बार बार जो मैं आपसे कहता हूं, राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। राजनीति में कई बार ये आंकड़े भी आपका साथ छोड़ देते हैं, आंकड़े भी बदल जाते हैं। और कैसे बदल जाते हैं, 2019 के आंकड़े आप देख लीजिए। 2019 में बीजेपी के पास 105 विधायक थे, सरकार बनाने की कोई संभावना नहीं। और विपक्ष के पास जब एमवीए बनी तो उनके पास 169 विधायक थे, यानी कितनी जबरदस्त लीड उनके पास थी। 56, 54, 44 और अन्य 15। और इनके साथ मिलकर एमवीए ने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाकर अपनी सरकार बनाई थी। और ऐसा लगता था कि अगर आंकड़ों की बात करें, नंबर्स को अगर देखें, तो इन्हें कोई खतरा हो ही नहीं सकता। उस समय महाराष्ट्र में इन्हीं विपक्षी दलों की मिलीजुली सरकार थी, जिसे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी कहते थे। लेकिन अब विपक्ष के पास, इन लोगों के पास सिर्फ 83 विधायक रह गए हैं। देखिए तस्वीर कैसे बदलती है। उद्धव ठाकरे के बाद शरद पवार की एनसीपी में फूट का फायदा बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर मिलेगा। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें। आप देखिए, आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये है, अब से कुछ महीने के बाद, लगभग 10 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव होने वाला है 2024 का। उस समय क्या हो सकता है? महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं और मैं जो आपको ये वोट शेयर बता रहा हूं ये है 2019 का। तो पहले तो ये देखिए कि महाराष्ट्र में किस पार्टी के पास कितना वोट शेयर है। तो देखिए 48 सीटें हैं लोकसभा की, जिन पर 2024 में लड़ाई होगी और जिनमें पिछली बार बीजेपी को 23 सीटें मिली थी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना को 18 सीटें मिली थी, एनसीपी को 4 और कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। यह आंकड़ा था पिछले बार का 2019 के लोकसभा का। और शिवसेना भी 18 सीटें इसलिए जीत पाई थी क्योंकि तब शिवसेना और बीजेपी ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बाकी पार्टियों को ज्यादा सीटें तब नहीं मिली थी। लेकिन इन पार्टियों का वोट शेयर काफी ठीक ठाक था। तो पहले तो आप देख लीजिए कि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 23, शिवसेना 18, एनसीपी 4, कांग्रेस 1। समझने वाली बात यह है कि इन दोनों पार्टियों को मिलकर 5 सीटें मिली थी और बड़ी संख्या में जो सीट थी वो ये दोनों पार्टियां मिलकर ले गई थी, क्योंकि ये दोनों पार्टियों का तब गठबंधन था। बाद में ये जो पार्टी है शिवसेना, ये इनके साथ मिल गई और उन्होंने बीजेपी को छोड़ दिया था। अब वापस आपको पुरानी स्क्रीन पर लेकर जाता हूं, जहां वोट शेयर देखिए आप। वोट शेयर किसके पास कितना है? सीटें भले ही इन्होंने कम जीती हो, देखिए बीजेपी के पास लगभग 27.84% वोट शेयर है। शिवसेना 2019 में बहुत पीछे नहीं थी, 23.5% वोट शेयर था। एनसीपी 15.66% था। कांग्रेस 16.41% वोट शेयर था। अब देखिए होगा क्या? होगा ये कि बीजेपी 27 अगर उसके पास है, शिवसेना को उन्होंने तोड़ दिया। अब शिवसेना का जो वोट शेयर है ये यहां ट्रांसफर होगा। इधर एनसीपी को भी तोड़ दिया, एनसीपी को भी खत्म करके इसका वोट शेयर भी यहां जाएगा। तो आप देखिए ये एक बहुत बड़ा चंक है। लगभग आप समझ लीजिए 24% ये लगा लीजिए और लगभग 16% ये लगा लीजिए, ये मिलकर हो जाते हैं लगभग इन दोनों को अगर मिलाएं तो 40% का वोट शेयर है शिवसेना का और एनसीपी का। इस 40% के वोट शेयर का जो गुब्बारा है उसे बीजेपी ने तोड़ दिया है। तो ये जो पूरा गुब्बारा है 39.5% का, वो बीजेपी ने अभी फोड़ दिया है। देखिए कैसे, ये शिवसेना का गुब्बारा है, इसमें 23.5% वोट भरे हुए हैं और ये एनसीपी का है जिसमें लगभग 15.5% वोट भरे हुए हैं। और ये दोनों गुब्बारों को बीजेपी ने फोड़ा है। अब बड़ी बात यह है इनमें से कितने वोट बीजेपी के पास जाएंगे, कितने यहां से जाएंगे, कितने यहां से जाएंगे। लगभग मैं आपको जो बता रहा था ये 40% का पूरा की पूरा एक चंक है, बहुत बड़ा चंक है। और बीजेपी को इसमें से अगर 40% के भी 60-70% वोट भी अगर मिल गए तो बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो सकता है।
अभी हर एमएलए जो एनसीपी का आज है उसके लिए हमारे मन में प्यार, विश्वास और आदर ही है और रहेगा। उसके बाद कौन क्या करेगा वो आगे देखेंगे। द स्टोरी विल अनफोल्ड इन 2-3 days, बट हम साथ में एक फैमिली की तरह रहे हैं और मेरे मन में उनके लिए हमेशा प्यार ही रहेगा। प्रफुल्ल पटेल, छगन भुजबळ वगैरे वगैरे हे असेच जाणार नाहीत, हे पाठवल्याशिवाय। म्हणजे मला उद्या पवार साहेबांच्या कन्या सुप्रिया पवार त्या मला मंत्री केंद्रामध्ये मंत्री झाल्या तरी मला आश्चर्य वाटणार नाही। मला 9 राष्ट्रवादी कांग्रेस के खिलाफ जो अपात्रता की याचिका दाखिल हुई है मुझे प्राप्त हुई है। उस याचिका में क्या बताया गया है, उस याचिका में क्या कहा गया है, पूरी तरीके से पढ़ने के बाद इसके ऊपर मैं निर्णय लूंगा। माननीय पवार साहब जी के गुरु स्वर्गीय यशवंतराव चव्हाण यहाँ पे उनके समाधि पे आके पवार साहब ने उनका आशीर्वाद लेके पार्टी को बढ़ाने के लिए उन्होंने शुरुआत आज से की है। हमने भी ऐसी शादियां जुड़ती हुई, टूटती हुई, फिर से होती हुई देखी है, वैसा ही कुछ हुआ है। पार्टी मतलब शरद पवार, पार्टी कोई दूसरे की नहीं है। पार्टी मतलब शरद पवार, वो घड़ी मतलब शरद पवार, वो झंडा मतलब शरद पवार, वो जिसके साथ है उसके साथ पार्टी है। तो शरद पवार उनके साथ नहीं है, शरद पवार ने स्पष्ट बोल दिया है। काफी विधायक हमारे से संपर्क कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं कि वो वहाँ गए हैं, वो उनको ठीक नहीं लगता है और वो शायद वापस आने की इच्छा उनको जताते हैं। उनके सामने क्या कागज रखे वो भी उनको मालूम नहीं, किसके ऊपर उन्होंने सिग्नेचर किया वो भी उनको मालूम नहीं, और इसीलिए काफी विधायक शायद वापस आएंगे, ऐसी हमें अपेक्षा है। आज गुरु पूर्णिमा है, महाराष्ट्र में, देश में गुरु पूर्णिमा का हम मनाते हैं। हमारे गुरु बाला साहब ठाकरे जी है और बाला साहब ठाकरे जी ने हमको हमेशा एक श्रद्धा और निष्ठा का पाठ दिया है, तो हम हमारे गुरु से हमेशा ईमान रखे हैं। कल तक शरद पवार साहब कुछ लोगों के गुरु थे, लेकिन गुरु पूर्णिमा के एक दिन पहले उनके लोगों ने उनसे बेईमानी की है। शरद पवार का कुछ उनके ऊपर असर पड़ने वाला नहीं है। कौन एमएलए कहाँ गया नहीं गया, शरद पवार एक हैसियत है, एक ताकत है। उस ताकत को हिलाने का नरेंद्र मोदी ने कोशिश किया, सब फेल हो जाएगा। अब जब बगावत होती है तो बगावत के पीछे कुछ ना कुछ कारण भी बताना होता है, और वो कारण आमतौर पर लोग जो बताते हैं वो ऐसा होता है जो या तो सिद्धांत को लेकर होता है या विचारधारा को लेकर होता है या कोई ऐसी समस्या जिस पर लोगों को आसानी से विश्वास हो जाए। तो अंदर क्या चल रहा था ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन एनसीपी में जो ये बगावत हुई है इसके पीछे राहुल गांधी को एक बड़ी वजह माना जा रहा है। कैसे वो आप बताते हैं आपको, क्योंकि विधायक ऐसा कह रहे हैं। पिछले दिनों पटना में 15 विपक्षी दलों की एक संयुक्त बैठक हुई थी, आपको याद होगा, जिसमें सारे विपक्षी दल आए थे। और ऐसी खबरें हैं कि इस बैठक में शरद पवार ने एनसीपी की तरफ से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी को विपक्ष के नेता के रूप में स्वीकार करने पर अपनी सहमति दी थी, जिसके बाद एनसीपी में यह विद्रोह बढ़ गया और एनसीपी के बहुत सारे विधायक और नेताओं को यह बात पसंद नहीं आई कि शरद पवार खुद इतने सीनियर नेता हैं और इसके बावजूद अपनी सीनियरिटी का ख्याल न रखते हुए वो राहुल गांधी के नेतृत्व में जाने के लिए तैयार कैसे हो गए, और उन्हें जो समस्या थी वो राहुल गांधी के नेता बनाए जाने से थी। अजीत पवार ने बीजेपी के साथ गठबंधन करते हुए यह भी कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिसका मतलब यह था कि वो पार्टी की संयुक्त विपक्ष की रणनीति के खिलाफ थे। और यहां बात सिर्फ एनसीपी की नहीं है। असल में ऐसा लगता है कि बगावत विपक्ष में राहुल गांधी के खिलाफ भी हो सकती है और बहुत सारे नेता राहुल गांधी को विपक्ष में अपना नेता मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच झगड़ा हुआ, आपको याद होगा, जब अरविंद केजरीवाल उस बैठक के बीच में से चले आए। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए रुके नहीं, क्योंकि वो ये चाहते थे कि पहले कांग्रेस दिल्ली के मामले में उनका समर्थन करे, तो उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ कोई बात नहीं करूंगा। इसके बाद ममता बनर्जी और कांग्रेस पार्टी के बीच झगड़ा हुआ,
जब ममता बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में उनके खिलाफ काम कर रही है, और हाल ही में केरल में भी कांग्रेस और सीपीएम के बीच झगड़ा हुआ है, विवाद हुआ है, जहां केरल कांग्रेस के अध्यक्ष को लेफ्ट पार्टी की सरकार ने गिरफ्तार करवा लिया था। तो ये जो बगावत है वो ऐसा लगता है कि ये विपक्ष में राहुल गांधी के बढ़ते कद के खिलाफ भी हो सकती है। कितनी सच्चाई है हम कह नहीं सकते, लेकिन जो विधायक हैं, जो नेता हैं, वो प्राइवेटली ये बात जरूर कहते हैं, और ये वो कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में तो हम विपक्ष में शामिल नहीं हो सकते। हो सकता है उन्होंने एक ये बहाना भी लगाने की कोशिश की हो, लेकिन ऐसा हो रहा है। अजीत पवार समेत जिन 9 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली, उनमें से 4 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी, सीबीआई या फिर दूसरी जांच एजेंसियों की तरफ से मामले चल रहे हैं, उनकी जांच चल रही है। और इन नेताओं में अजीत पवार का नाम भी है, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के 2 गंभीर मामले हैं। तो एक और बात जिसके बारे में देश में चर्चा हो रही है वो ये कि इन जो नए मंत्री हैं, इनमें कईयों के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर मामले हैं। सबसे ऊपर तो अजीत पवार का ही नाम है। अजीत पवार पर जो मामले चल रहे हैं, इनमें से एक मामला वर्ष 2005 से 2010 के बीच का है, जिसमें अजीत पवार पर आरोप है कि उनके मंत्री रहते हुए महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने ऐसी कंपनियों को लोन देने में गड़बड़ी की जिनका कनेक्शन अजीत पवार से था। ऐसी कंपनियों को लोन दे दिए गए। इसके अलावा अजीत पवार के खिलाफ सिंचाई घोटाले का भी मामला है, जिसमें उन्हें उसी दिन क्लीन चिट मिल गई थी जब वर्ष 2019 में उन्होंने शरद पवार के खिलाफ जाकर सुबह सुबह उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। जब उन्होंने पिछली बार बगावत की थी, उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, उसी दिन वो सिंचाई घोटाले से बरी हो गए थे। लेकिन बाद में जब ये मामला जम नहीं पाया और वो वापस एनसीपी में चले गए, तो बीजेपी बार बार ये कहने लगी कि इस घोटाले की अब फिर से जांच होनी चाहिए। लेकिन अब क्या बीजेपी अपनी इस मांग को जारी रखेगी? बीजेपी के सामने बड़ा सवाल यह है कि आज बीजेपी अजीत पवार पर लगने वाले भ्रष्टाचार के मामले जो हैं, उन पर उसका रुख क्या है? क्या बीजेपी के नेता भी कहेंगे कि इनकी जांच होनी चाहिए, या फिर कहेंगे कि अब ये मामले बंद हो गए हैं, अब अजीत पवार वॉशिंग मशीन में से निकलकर बिल्कुल साफ सुथरे हो गए? मंत्री बनने वाले हसन मुशर्रफ पर भी एक शुगर फैक्ट्री और उससे जुड़ी कंपनियों की मदद से भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनमें ईडी उनके 3 बेटों के खिलाफ जांच कर रही है। और हाल ही में ईडी की कार्रवाई के बाद हसन मुशर्रफ ने कहा कि बीजेपी के कुछ नेता ईडी का दुरुपयोग कर रहे हैं, यह भी उन्होंने कहा था। लेकिन आज वो बीजेपी के साथ ही सरकार में खुद भी शामिल हो गए। छगन भुजबल पर 2006 में पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए कॉन्ट्रैक्ट्स देने के कुछ मामलों में 100 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है, जिसमें वर्ष 2019 से 2021 के बीच 2 साल छगन भुजबल खुद जेल में भी रहे। और इस मामले में उनके बेटे और परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी आरोप है। लेकिन अब छगन भुजबल भी इसी सरकार में मंत्री बन चुके हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाली अदिति तटकरे के पिता और एनसीपी सांसद सुनील तटकरे पर भी उसी सिंचाई घोटाले में शामिल होने के आरोप हैं, जिसमें अजीत पवार का नाम है। इन 4 नेताओं के अलावा एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी ईडी जांच कर रहा है। और ईडी ने इसी साल फरवरी के महीने में प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी संपत्तियों को भी अटैच कर लिया है, यानी प्रफुल्ल पटेल की संपत्तियां तो खुद ही अटैच हुई पड़ी हैं। प्रफुल्ल पटेल पर आरोप है कि उन्होंने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के एक करीबी इकबाल मिर्ची से मुंबई में प्रॉपर्टी खरीदी थी। लेकिन अब ऐसी खबरें हैं कि प्रफुल्ल पटेल को केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जा सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि अगर उन्हें केंद्र सरकार में मंत्री बनाया जाता है, तो फिर बीजेपी जिस भ्रष्टाचार के बारे में बात करती है उसका क्या होगा? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि वो देश के सभी भ्रष्टाचारी नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देते हैं, लेकिन एनसीपी की ये तमाम नेता शायद इस गारंटी में शामिल नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर जब आप कोई सामान खरीदते हैं बाजार से, तो उसकी एक गारंटी आपको मिलती है, लेकिन उस गारंटी में भी कुछ शर्तें होती हैं और कहा जाता है कि ये गारंटी इन स्पेयर पार्ट्स पर है। या जैसे जब आप गाड़ी खरीदते हैं बाजार में, तो उसके इंजन की तो गारंटी आपको मिलती है, लेकिन उसमें लिखा होता है कि गाड़ी के जो टायर हैं या गाड़ी के जो दूसरे प्लास्टिक स्पेयर पार्ट्स हैं, वो गारंटी के दायरे में नहीं आते।
तो आप इन नेताओं को राजनीति की इस गाड़ी के टायर या प्लास्टिक के स्पेयर पार्ट्स कह सकते हैं जिन पर भ्रष्टाचार वाली गारंटी लागू नहीं होती। लेकिन लालू यादव इस गारंटी के दायरे में जरूर आते हैं। आजकल एक नया शब्द बहुत पॉपुलर किया जा रहा है। वो शायद शब्द आपके कान पर भी आया होगा। वो जो नया शब्द पॉपुलर किया जा रहा है वो शब्द है गारंटी। बार बार शब्द आता है गारंटी। ये विपक्षी शब्द जो है वो किस चीज की गारंटी है? ये सारे लोग, ये दल गारंटी है भ्रष्टाचार की। ये गारंटी है लाखों करोड़ रुपयों के घोटालों की। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। तो विपक्ष अब इस मुद्दे को बहुत बड़ा बनाने वाला है कि बीजेपी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम की बात कर रही है वो मुहिम इन नेताओं पर लागू होती है या नहीं। और ये भी देखने वाली बात होगी कि इन नेताओं पर जो इंक्वायरी चल रही हैं, जो जांच चल रही हैं, वो जांच बंद होती हैं या फिर वो जांच ऐसे ही जारी रहती हैं। ये आने वाले समय में देश को पता चलेगा। आज सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले में लालू यादव के परिवार के सदस्यों के खिलाफ अपनी चार्जशीट अदालत में दायर कर दी है, जिनमें लालू यादव का नाम है, उनके परिवार के लोगों का नाम है। सीबीआई ने यह मामला मई 2022 में लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी यादव, बेटे तेजस्वी यादव और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ दर्ज किया था। और मई 2022 के बाद अब जुलाई 2023 में सीबीआई ने अपनी चार्जशीट दायर कर दी है और इसमें लालू यादव, उनके बेटे तेजस्वी यादव का नाम इसमें है और राबड़ी देवी का नाम भी चार्जशीट में शामिल है। तो लालू यादव गाड़ी के इंजन हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की उस गारंटी में आते हैं जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार करने वाले नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। इसलिए लालू यादव और उसके परिवार, उनके परिवार को इससे कोई राहत नहीं मिलने वाली। अब वापस महाराष्ट्र पर अगर आए तो एक कहावत है कि जो कर्म है, या लोग इसको अंग्रेजी में कर्मा भी कहते हैं, लेकिन हम इसे हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म मतलब जो आपने जो पीछे जीवन में जो काम किए हैं। कहते हैं कि कर्म एक ऐसा रेस्टोरेंट है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में किसी को भी वही मिलता है जो उसने पूर्व में पकाया होता है। यानी जो आपने बोया है वही आपको खाने को मिलता है। और आज शरद पवार के साथ भी यही हो रहा है। कैसे, आप देखिए। वर्ष 1978 में जब वसंत दादा पाटिल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, तब 38 वर्ष के शरद पवार ने उनकी सरकार को गिराने के लिए 38 विधायकों का समर्थन जुटा लिया था और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर तब नई सरकार बना ली थी और खुद वो इस सरकार में मुख्यमंत्री बन गए थे। वर्ष 1977 में इमरजेंसी हटने के बाद कांग्रेस भी दो भागों में बंट गई थी। इनमें से एक पार्टी को कांग्रेस आई कहते थे, जिसके नेता थे इंदिरा गांधी, और दूसरी पार्टी को कहते थे कांग्रेस यू, जिसके नेता थे डी देवराज उर्स, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे। उस समय शरद पवार कांग्रेस यू के साथ थे और महाराष्ट्र में तब जनता पार्टी को सरकार बनाने से रोकने के लिए कांग्रेस आई और कांग्रेस यू ने गठबंधन कर लिया था और वसंत दादा पाटिल राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए थे। लेकिन शरद पवार ने कांग्रेस यू के 38 विधायकों और दूसरी पार्टियों का समर्थन जुटाकर वसंत दादा पाटिल को सरकार से बाहर कर दिया और आज 82 साल की उम्र में शरद पवार के साथ भी वही हो रहा है जो उन्होंने वसंत दादा पाटिल के साथ किया था। फर्क इतना है कि उस समय शरद पवार वसंत दादा पाटिल को हटाकर मुख्यमंत्री बने थे और आज उनके ही भतीजे अजीत पवार
उनके ही खिलाफ जाकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। आज जो शरद पवार के साथ हो रहा है वो पहले उद्धव ठाकरे के साथ भी हो चुका है और अब यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी हो सकता है। बीजेपी का कहना है कि एनसीपी की तरह जेडीयू के विधायक, सांसद और दूसरे पदाधिकारी नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत करके बीजेपी के साथ आ सकते हैं और जेडीयू टूट सकती है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक तो देश भर में विपक्षी दलों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट कर रहे थे। अब तक वो मिलते थे तो सिर्फ विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं से, अपने विधायकों से नहीं मिलते थे, लेकिन अब वो जेडीयू के विधायकों से एक एक करके खुद मिल रहे हैं और इनमें से बहुत सारे विधायक ऐसे हैं जिनसे वो चुनाव के बाद से अब तक कभी मिले ही नहीं थे, लेकिन अब मिल रहे हैं। हो सकता है नीतीश कुमार को इस बात का अंदाजा हो गया हो कि उनकी स्थिति भी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जैसी हो सकती है। बिहार में भी बगावत की स्थिति बन रही है। कोई भी जनता दल यू का विधायक, सांसद न तो राहुल गांधी को स्वीकार करने के लिए तैयार है और नहीं तेजस्वी यादव को। तो इसी स्थिति में जो खलबली मची हुई है, इसे नीतीश कुमार घबराए हुए हैं। मोदी जी, सुशील मोदी जी मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं और वो फिर मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं। देखिए, कोई सीरियस आदमी अगर कोई बोले तो उसका सीरियस जवाब दिया जाता है। मोदी जी सीरियस आदमी है ही नहीं, वो बेचारे परेशानी में। एक असंतोष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी में है, प्रमाण है, क्योंकि कई उनके नेता, विधायक, सांसद डायरेक्ट मेरे संपर्क में, और मैं यही नहीं बोल रहा कि सब मेरे ही संपर्क में, विभिन्न और दलों के भी संपर्क में हैं। तो यकीनन बहुत जल्द जनता दल यूनाइटेड में भी एक बड़ी टूट संभव है। देश के लोकतंत्र की आत्मा पर जब चोट करोगे तो विपक्षी पार्टियों की जो गोलबंदी का असर है, उसका असर आपके हर कुचक्र का 2024 में जवाब मिलेगा। क्या कुछ जेडीयू के सांसद, विधायक क्या बीजेपी के संपर्क में हैं आपके? नहीं, वो हमको तय करना है, भाजपा को तय करना है कि लेना है कि नहीं लेना। लेकिन कुछ बातें हो, लाइन खड़ी है, भाजपा में पूरी जेडीयू आने के लिए तैयार है। पूरी की पूरी जेडीयू? हाँ, जेडीयू में कुछ बचा ही नहीं है। जो कुछ अभी हो रहा है उससे क्या सीखने को मिलता है? उससे सीखने को यह मिलता है कि राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं है। राजनीति में विचारधारा भी स्थायी नहीं है, दोस्त भी स्थायी नहीं है और दुश्मन भी स्थायी नहीं है। राजनीति एक ही चीज के लिए की जाती है और वो है कुर्सी। ये पूरा किस्सा कुर्सी का है और इस कुर्सी के नीचे सिद्धांत भी दब जाते हैं और विचारधारा को भी कुचल दिया जाता है। और विचारधारा और सिद्धांत कैसे कुचले जाते हैं उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के लिए कांग्रेस और शिवसेना के बीच जो गठबंधन हुआ वो विचारधारा को कुचल कर हुआ था। आप सोचिए, कांग्रेस हमेशा शिवसेना को सांप्रदायिक पार्टी कहती थी। शिवसेना के जो लोग थे, बाला साहब ठाकरे, हमेशा कांग्रेस के खिलाफ लड़ते रहे, लेकिन बाद में ये दोनों पार्टियां एक हो गईं। किस लिए? क्योंकि इन्हें सरकार बनानी थी, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए विचारधारा को त्याग दिया। एक जमाने में सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताते हुए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर एनसीपी बनाने वाले शरद पवार ने भी बाद में कांग्रेस से गठबंधन कर लिया। पहले उन्हें सोनिया गांधी से तकलीफ थी, कहते थे विदेशी मूल की महिला के नेतृत्व में हम काम नहीं करेंगे, उन्हें प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए। बाद में उसी पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। तो जब राजनीति में सिद्धांतों और विचारधारा को सत्ता की कुर्सी के नीचे कुचल दिया जाता है तो इसी तरह की बगावत देखने को मिलती है और आने वाले समय में भी आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। इसलिए कई बार ऐसा लगता है कि विचारधारा, जब हम कहते हैं राजनीति में विचारधारा जो शब्द है इसका सबसे ज्यादा प्रयोग होता है। सारे बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में विचारधारा के बारे में बात करते हैं, सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा जब भी सत्ता को लेकर कोई गठबंधन बनता है, जब भी सरकार बनाने को लेकर समझौते किए जाते हैं तो उसमें सबसे पहले कुर्बानी और सबसे पहले बलि विचारधारा की ही दी जाती है। सबसे पहली कुर्बानी और सबसे पहली बलि सिद्धांतों की ही दी जाती है और कहा जाता है कि देश के लिए या जनता के लिए ये सरकार बनाना बेहद आवश्यकता है और हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो राज्य के लोगों के लिए कर रहे हैं या देश के लोगों के लिए कर रहे हैं।
तो विचारधारा और सिद्धांत, दो शब्द आप अपने मन में, दिमाग में रख लीजिए। जब भी कोई नेता आपको इसके बारे में कुछ बात कहे तो कभी विश्वास मत कीजिएगा, क्योंकि हम आपको आज फिर दिखा चुके हैं कि सिद्धांत और विचारधारा की कोई जगह नहीं। ये आप जब भी सत्ता की कुर्सी देखेंगे तो कुर्सी के नीचे ये आपको दबे हुए हर बार मिल जाएंगे। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और माना कि कर्मों की चक्की धीरे धीरे चलती है पर पीसती भी बहुत बारीक है। नमस्कार।